हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे और हैं उनको करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम का किया था, आज उससे आगे बढ़ेंगे और अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो है सर्ल्स मेथड टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, सर्ल्स मेथड टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस पता करने का ये एक्सपेरिमेंट है। तो क्या है सर्ल्स मेथड, ज़रा उसको समझेंगे। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो सकता है उसका, लेकिन कंसेप्ट सिंपल सा है और वो है हुक्स लॉ। अगर याद हो आपको कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ होता है। तो यंग्स मॉडुलस हमें पता करना है। स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द वायर या जो भी हमारे सिस्टम है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, वे डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर। एप्सिलॉन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ अगर एल है, पहले वो लोड हैंग करने से पहले लेंथ एल है और उसको हैंग करने के बाद उसमें एक्स का चेंज आ गया लेंथ में, तो दिस एक्स इज चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन एंड दिस एल इज नेचुरल लेंथ, वो लोड हैंग करने से पहले जो लेंथ उसने एक्वायर कर रखी थी। नाउ अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहां पर यंग्स मॉडुलस अगर मुझे पता करना है तो क्या किया जाता है कि ये जो है अलग अलग लोड के लिए अलग अलग एक्स निकल के आएगा। एल और डी तो करीब करीब कांस्टेंट रहेंगे, एल और डी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 4l अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई इंटू पाई डी स्क्वायर वाई इंटू एफ। तो एक तरीके से ये अगर देखेंगे तो करीब लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए चेंज इन लेंथ एंड लोड के, लोड की आपस में लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए। तो क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट दोहराया जाता है बार बार और उससे फिर अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एफ की वैल्यू निकाली जाती है और उनको प्लॉट किया जाता है एक ग्राफ में। ये तरीका है फिर से कि हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके एवरेज डेटा को यूज करने का तरीका है कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट पे हम भरोसा नहीं करेंगे। तो अलग अलग एफ के लिए अलग अलग एक्स निकल के आएगा और उसको जब प्लॉट करते हैं तो जो भी प्लॉट आएगा उसका एवरेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम पता करेंगे। तो वो स्लोप हम मेजर कर लेंगे ये एंगल और tan थीटा उसका पता चल जाएगा। तो उसका tan थीटा शुड बी इक्वल टू 4l अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई। ये tan थीटा जो होना चाहिए ये होना चाहिए 4l अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई, ठीक है। अगर रेडियस की टर्म में है तो l अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, मतलब डायमीटर और रेडियस दोनों में, क्योंकि डायमीटर मेजर करते हैं हम, रेडियस नहीं मेजर करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में सिंपली हम जो वायर लेंगे उस वायर, ये वायर है, इसका कुछ डायमीटर है ये d और इसकी कुछ नेचुरल लेंथ है l, ये हम मेजर करेंगे l और d और अलग अलग लोड यहां पर से हैंग करेंगे। तो लोड की वैल्यू जो होगी वो ये जो मास हम हैंग करेंगे उस पर डिपेंड करेगा mg के बराबर। तो m अलग अलग लोड हैंग करेंगे तो हमको अलग अलग एक्सटेंशन मिलेगा, अलग अलग चेंज इन लेंथ मिलेगा और उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या है मटेरियल का, ठीक है। इसकी एरर इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए आपको। अगर मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y निकालना है तो यहां पर से अगर देखेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई विल बी डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी। वैसे माइनस आएगा लेकिन क्योंकि रैंडम एरर की बात होगी तो प्लस, एंड प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये इसकी एरर इक्वेशन आ जाएगी और डेल्टा एफ अपॉन एफ मतलब परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर इन लोड, delta L upon L relative error in length measurement, delta D upon D is relative error in diameter measurement and delta X upon X is relative error in extension के measurement में। तो obviously सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ diameter के measurement में और एक्सटेंशन के मेजरमेंट में, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं तो हमें काफ़ी प्रिसाइज डिवाइस यूज़ करना पड़ता है इनको मेजर करने के लिए। डायमीटर मेजर करने के लिए यूजुअली स्क्रू गेज यूज़ होगा और डेल्टा एक्स, ये एक्स को मेजर करने के लिए
जो यूजुअली जो यूज होगा वो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब वो एक तरीके से वर्नियर कैलिपर ही होता है, और ज़्यादा फाइनर होता है, मतलब और ज़्यादा प्रिसाइज होता है, उसका लीस्ट काउंट और कम होता है क्योंकि चेंज इन लेंथ बहुत कम आएगा। तो इस तरीके से एरर इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो हमें ये करना आना चाहिए, ये एरर इक्वेशन यूज़ करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक दो कंसेप्ट और हैं इसमें, जो कि मैंने आपको जो शीट प्रोवाइड की है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि सीधे वेट हैंग नहीं करते हम, क्योंकि वायर में क्या होता है कि अगर कोई लोड उसमें हैंग नहीं है तो उसमें किंग्स होते हैं। किंग्स मतलब वो कहीं पर थोड़ी गांठें होती है उसमें वायर में, तो किंग्स को पहले रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो क्या करते हैं, पहले एक डेड वेट हैंग करते हैं, और डेड वेट हैंग करके ये वायर में किंग्स गायब करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप जीरो वेट से शुरुआत करेंगे तो वो किंग्स की वजह से ये जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं आएगी, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो किंग्स को पहले हटाना जरूरी होता है, क्योंकि किंग्स में क्या होता है कि उस जगह वायर का एरिया कहीं पे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम होता है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो वो किंग्स हटाने के लिए हम पहले डेड वेट एक लगाते हैं, और फिर उस डेड वेट के ऊपर एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं। तो ये जो फिर लोड होगा वो एक्स्ट्रा वेट होगा। तो वो पहले डेड वेट लगा के लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे हम वायर का, फिर एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे और उसके बेसिस पे एक्स की मेजरमेंट करेंगे कि कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है। तो फिर उससे ये ज़्यादा बेटर ग्राफ निकल के आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ भी है, वो है लोडिंग एंड अनलोडिंग। होता क्या है कि जब आप लोड डालते हैं उस वक्त चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और जब अनलोड करते हैं उस वक्त चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg का डेड वेट आपने डाल रखा है, तो 2 kg का डेड वेट है, मतलब वो उस वक्त आपकी वायर किंग्स फ्री हो गई है। फिर आपने 1 kg का वेट डाला, उस पर चेंज इन लेंथ मेजर किया, फिर 1 kg का और डाला, फिर चेंज इन लेंथ मेजर किया, फिर 1 kg का और डाला, चेंज इन लेंथ मेजर किया। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने 1 kg का मतलब 10 न्यूटन का लोड डाला, एक तरीके से 1 kg का मास एक्स्ट्रा डाला, तो कुछ एक्सटेंशन आएगा नेचुरल लेंथ से। अब जब आपने 2 kg का एक्स्ट्रा मास डाला, फिर 1 kg हटा लेंगे, तो आप वापस 1 kg लोड में आ जाएंगे। तो 1 kg लोड, 1 kg का एक्स्ट्रा लोड जो है दो तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है। या तो डेड वेट के ऊपर आप 1 kg रखें, या 4 kg पहले था और उसमें से 1 kg हटा लें, तो आपको 1 kg का एक्स्ट्रा लोड दो केसेस में मिल सकता है। तो एक केस को बोलते हैं लोडिंग और एक को अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब जब डेड वेट के ऊपर आप डाल रहे हैं तब आप लोडिंग कर रहे हैं। तो 2 kg के ऊपर आपने 1 kg डाला तो आपने लोडिंग करी, और 4 kg से 1 kg हटाया तो आपने अनलोडिंग करी। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ये दो हमारे केसेस हो सकते हैं, और ये दोनों केसेस में जो चेंज इन लेंथ आता है फ्रॉम नेचुरल लेंथ थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बिकॉज लोडिंग और अनलोडिंग में बिहेवियर ऑफ वायर एग्जैक्टली सेम नहीं होता। आइडियली होना चाहिए, आइडियली लोडिंग में और अनलोडिंग में सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए कि भाई एक्स वर्सेस एफ का बिहेवियर जो है लोडिंग में भी ऐसे जाना चाहिए, अगर आप लोड कर रहे हैं और अनलोड कर रहे हैं तो भी, मतलब जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल इस लोड के लिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो लोडिंग में ऐसे जाना चाहिए और अनलोडिंग में ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली। लोडिंग में बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है और अनलोडिंग में बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। इसलिए सेम लोड पे लोडिंग और अनलोडिंग में जो x की वैल्यू है वो थोड़ी अलग अलग आ सकती है। तो क्या किया जाता है कि दो बार रीडिंग ली जाती है सेम लोड के लिए, एक बार लोडिंग करके और एक बार अनलोडिंग करके। लोडिंग करते फिर दोनों में जो x की वैल्यू आई है उसकी एवरेज वैल्यू को में लिया जाता है, मतलब एक बार x1 आ गई, दूसरी बार x2 आ गई, तो x1 प्लस x2 बाई 2 को लिया जाता है x की तरह, मतलब उसको x माना जाता है, और फिर उसको डेटा में पुट करके ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है और वहां से स्लोप कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दो छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। किंग्स वाली एक बात है और दूसरा लोडिंग एंड अनलोडिंग वाली बात, ठीक है। बाकी चीजें प्रोसीजर सिंपल है, वो आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है।
तो क्वेश्चन है कि द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स of wire of 1 meter length, 1 meter suspended from the top of a roof at one end with an extra load delta W connected to the other end. If the cross section area of the wire is 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर. तो यहाँ जरा ग्राफ पर ध्यान देंगे तो वाई एक्सिस में डेल्टा एल है और उसकी यूनिट दे रखी है 10 की पावर -4 मीटर में, और एक्स एक्सिस में है लोड W जिसकी यूनिट दे रखी है न्यूटन में, और हमसे पूछा है कि यंग्स मॉडुलस क्या होगा. तो यहाँ पर हमने सीखा है जैसे अभी अभी कि इक्वेशन होती है यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस ये जो है, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम ये जो ग्राफ बना रखा है उसकी टर्म में लाएंगे. तो ये हो जाएगा लोड अपॉन एरिया इंटू एक्स अपॉन एल. तो यहाँ एक्स वाई एक्सिस में है और एफ या लोड एक तरीके से यहाँ W जैसे लिखा है लोड को, तो लोड एक्स एक्सिस में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एल अपॉन ए वाई इंटू डब्ल्यू. तो ये जो टर्म आया है ये हमारे इस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा. तो स्लोप अगर आप देखेंगे इस ग्राफ का तो दिख रहा है कि चेंज मतलब जो ग्राफ बना हुआ है तो उसमें tan थीटा आप देख सकते हैं. तो tan थीटा जो यहाँ तो x की वैल्यू जो चेंज हुई है, डेल्टा एल की वैल्यू चेंज हुई है 1 से 4, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन 80 माइनस 60, 3 इंटू 10 की पावर -4 अगर ऐसा यूनिट में रखेंगे अपॉन 60 न्यूटन. ठीक हो गया. तो दिस शुड बी इक्वल टू एल अपॉन ए वाई के बराबर होना चाहिए. 1 मीटर, तो 1 मीटर ये लेंथ ऑफ द वायर हो गई. एरिया ऑफ द वायर मेजर किया गया 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 इंटू यंग्स मॉडुलस. तो यहाँ से आसानी से आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं. वो हो जाएगा 60 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 10, मतलब ये 10 की पावर 10 बन जाएगा. तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 10. तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो अगला क्वेश्चन है कि इन द एक्सपेरिमेंट, यही सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, द कर्व बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा डब्ल्यू इज शोन बाय द डॉटेड लाइन 1. ये डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है इस कर्व में, डॉटेड लाइन 1 से दिख रही है. तो बोल रहा है इफ यू यूज अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विथ डबल लेंथ एंड डबल रेडियस, व्हाट विच कर्व इज एक्सपेक्टेड. तो डबल लेंथ और डबल रेडियस का अगर वायर यूज करेंगे तो सिंपली हमको देखना है कि स्लोप है इस कर्व का वो क्या. तो फिर मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इट विल बी लोड अपॉन एरिया इनटू एक्स अपॉन एल. देखेंगे तो डेल्टा एक्स को इधर लाए अपॉन ए आई इंटू एल, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ये वाला टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला टर्म जो है इट विल रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो अगर आप देखेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है tan थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. तो वो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी L अपॉन आर स्क्वायर के, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर होगा. तो लेंथ डबल कर रहे हैं और रेडियस भी डबल कर रहे हैं, तो नया लेंथ 2L हो जाएगा, नया रेडियस 2R हो जाएगा. तो tan थीटा डैश जो हो जाएगा इट विल बी L अपॉन 2R स्क्वायर, मतलब tan थीटा डैश इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वो tan थीटा का आधा होगा. तो मतलब tan थीटा डैश विल बी tan थीटा बाई 2, मतलब जो नई वायर का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप जो है वो कम हो जाएगा जो फर्स्ट वायर है उसके मुकाबले. तो मतलब स्लोप डिक्रीज होना, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थर्ड वायर है, तो आंसर होगा ये थर्ड वाली वायर, थर्ड वाला जो ग्राफ है, 3 जो ग्राफ दिखा रखा है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी नई वायर के ग्राफ को. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है इफ अ वेरी थिन एंड लॉन्ग वायर इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट. तो ऑप्शंस हैं सेंसिटिविटी विच इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो हमारा आउटपुट है
और जो अपॉन इनपुट, इनपुट हमारा है मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं, लोड को चेंज कर रहे हैं हम, और आउटपुट मतलब जो हम मेजर कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, उसको सेंसिटिविटी बोला जाता है, ऑफ एक्सपेरिमेंट विल इंक्रीज। तो फिर से अगर देखेंगे ध्यान से तो यंग्स मॉडुलस से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, तो लोड अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो हमारा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एल अपॉन ए वाई। तो अगर हम लॉन्ग वायर यूज करेंगे और थिन वायर यूज करेंगे, मतलब लेंथ इंक्रीज कर देंगे और एरिया को डिक्रीज कर देंगे, तो उससे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इंक्रीज कर जाएगा। सही बात है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा बी ऑप्शन, यंग्स मॉडुलस विल रिमेन अनचेंज। नाउ यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप अगर लेंथ या एरिया वगैरह किसी भी चीज को चेंज करें तो उससे यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं करता है। यंग्स मॉडुलस डज नॉट चेंज। मटेरियल अगर सेम है वायर का, मतलब आपने कॉपर की लंबी वायर ली या कॉपर की छोटी वायर ली, और तब दोनों केसेस में उसका यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी, वायर में ब्रेक और यील्ड ड्यूरिंग लोडिंग। तो वायर जो है वो जो लोडिंग के दौरान हो सकता है ब्रेक हो जाए आसानी से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर थिन वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो सेम लोड डालने पे उसमें स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो जाएगा, और स्ट्रेस अगर यील्ड स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस पहुंच गया एक तरीके से, तो हमारी वायर टूट भी सकती है। तो वायर में ब्रेक, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर होगा, सिंगल करेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो अगला एक्सपेरिमेंट है कैलोरीमेट्री का। तो कैलोरीमेट्री में एक एक्सपेरिमेंट, वैसे मैंने थियरी में भी बताया था, ये फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो इट इज द एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ अननोन सब्सटेंस। किसी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने का ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या किया जाता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ अननोन सब्सटेंस। किसी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करने का एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट में लिया जाता है एक कैलोरीमीटर। उस कैलोरीमीटर में एक कंपार्टमेंट होता है और बाकी आसपास उसके पानी लिया जाता है। ये पानी का मास हमें पता होता है। ये कैलोरीमीटर हेविली इंसुलेटेड होता है कि कोई हीट इसके अंदर ना आ सके और यहाँ से कोई हीट बाहर ना जा सके। फिर तो इस कैलोरीमीटर में जो वाटर लिया जाता है उसका मास कुछ फॉर एग्जांपल m1 होगा, और एक जो भी अननोन सब्सटेंस है उस अननोन सब्सटेंस को पहले किया जाता है गरम। इसको गर्म किया जाता है। यहाँ थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर पता कर लेते हैं पहले कि पानी का क्या टेम्परेचर है, और यहाँ थर्मामीटर से हमको इस सब्सटेंस का भी इनिशियल टेम्परेचर पता होगा। ऑब्वियसली सब्सटेंस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखा जाएगा और इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा। तो पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ही होगा। नाउ इसको गर्म किया जाता है और ये टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको इस कंपार्टमेंट में डाला जाता है। तो इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इसका, ये अननोन सब्सटेंस का मास फॉर एग्जांपल ms है और इसका टेम्परेचर शुरुआत में Ts है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, और इसका टेम्परेचर ये शुरुआत में T1 है, वाटर का टेम्परेचर। तो इसको लिया जाता है और यहाँ पुट किया जाता है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा फॉर एग्जांपल T1। ये T1 टेम्परेचर है जो कि हमें यहाँ ये थर्मोमीटर से पता चलेगा। फिर ये गर्म सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस यहाँ कंपार्टमेंट में डाला जाता है। अब कंपार्टमेंट और वाटर के बीच हीट एक्सचेंज होगा, और ये ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो ये वाटर इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घटने लगेगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ के कुछ देर के बाद हमें T2 मिल जाएगा या TF मिल जाएगा एक तरीके से। अब ये जो TF होगा ये फिर स्टेडी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा टेम्परेचर बढ़ना। यही TF इसने भी रीच किया होगा, ये जो हमारा सब्सटेंस है ये भी TF टेम्परेचर पे ही रीच करके रुक गया होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज तभी रुकेगा जब दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, देन ओनली हीट एक्सचेंज विल स्टॉप। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो, अब इसके अलावा कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट भी लेना पड़ता है। तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट फॉर एग्जांपल MW है। MW इज कि कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी
कितनी है, कितने पानी के बराबर उसकी हीट कैपेसिटी है, तो उसको वाटर इक्विवेलेंट बोला जाता है कैलोरीमीटर का। तो यहां इक्वेशन आ जाएगी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर विल बी m1 प्लस mw into specific heat capacity of water into Tf minus T1. That should be equal to heat released by this unknown substance. It will be mass of the unknown substance into specific heat capacity of the unknown substance into Ts minus Tf, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर उसका Ts था और फाइनल टेम्परेचर उसका Tf होगा, जो कि ऑब्वियसली Ts से कम होगा। तो फिर यहां पर से आप स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अननोन सब्सटेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा सिंपली m1 प्लस mw इंटू SW इंटू Tf माइनस T1 डिवाइडेड बाई ms इंटू Ts माइनस Tf। सो दिस विल बी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दिस अननोन सब्सटेंस। तो ये भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा अगर। वैसे कैलोरीमेट्री में पढ़ाया गया है, लेकिन फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, द मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर was 100 gram, half calorie per gram degree Celsius and 80 degree Celsius. The mass of the liquid and the calorimeter are 900 gram and 200 gram, and initially both were at room temperature 20 degree Celsius. Both calorimeter and sphere are made of same material. If the steady state temperature after mixing is found to be 40 degree Celsius, then specific heat capacity of unknown liquid. तो इसमें क्या किया उसने, वो वाटर न लेके वहां एक अननोन लिक्विड लिया है कैलोरीमीटर में, और वहां पर स्फीयर गर्म करके वो कंपार्टमेंट में डाला है, और उसने बोला है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ स्फीयर एंड कैलोरीमीटर आर सेम, दोनों सेम मटेरियल से बने। तो यहां पर क्या होगा, वो स्फीयर जो है वो ऑब्वियसली हीट रिलीज करेगा। तो मास ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, दैट इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर। पहले उसका टेम्परेचर 100 था, फाइनल टेम्परेचर 40 हो गया, नहीं सॉरी पहले टेम्परेचर 80 था, 80 से 40 हो गया, तो ये हो गया 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हीट रिलीज्ड बाय द स्फीयर, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर एंड द कैलोरीमीटर इसी के बराबर होना चाहिए। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय जो भी लिक्विड है, वाटर नहीं एग्जैक्टली लिक्विड, तो उसका मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड कैलोरीमीटर। वो दोनों पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे थे और फाइनली 40 पे आ गए, तो उनका चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर से अगर देखेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ मास ऑफ द स्फीयर दे रखा है 1000 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर दे रखी है हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस का। मास ऑफ लिक्विड हमें दे रखा है, जो अननोन लिक्विड है 900 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हमें नहीं दे रखी। मास ऑफ कैलोरीमीटर दे रखा है 200 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर और स्फीयर की सेम है, तो मतलब 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दैट मल्टीप्लाइड बाई 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे वैल्यू पुट करने के बाद आएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हर जगह का, ये भी ग्राम है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आएगा इसी यूनिट में, जो एस का आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन अगर करें तो यहाँ पर से 20 और ये 2 और 1, तो 1000, तो 1000 इज इक्वल टू 900 SL प्लस ये आ जाएगा 100, तो ये यहाँ आएगा, तो ये आएगा 900 अपॉन 900, दैट विल बी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ नाउ इसी एक्सपेरिमेंट में, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कैलोरीमीटर वाला, तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी पूछ सकता है इन मेजरमेंट ऑफ, इन कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने देखा था कि जो इक्वेशन निकल के आई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अननोन सब्सटेंस जो हम निकाल रहे थे, दैट विल बी इक्वल टू
mass of the substance, mass of the water into specific heat capacity of water, m1 into SW plus mass of water equivalent of calorimeter into SW specific heat capacity of water, that into T final, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे बहुत बार, तो ये आ जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सब्सटेंस इनटू ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई थीटा ऑफ सब्सटेंस माइनस थीटा फाइनल। तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन से मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालने को पूछ सकता है कभी कभी। तो फॉर एग्जांपल जो भी हमने मासेस वगैरह मेजर किए हैं, मास की मेजरमेंट जो की है हमने, वो एक्यूरेट हैं, मतलब वो उनमें कोई एरर नहीं है। जो भी यहाँ जो मेजरमेंट की जा रही है बाद में, वो टेम्परेचर की मेजरमेंट की जा रही है। तो टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, सब्सटेंस का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर, तो ये चीज़ें मेजर की जा रही हैं और इनकी वजह से एरर आ सकते हैं। तो एरर इक्वेशन निकालने के लिए वैसे सभी कुछ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा एस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई एस ऑफ सब्सटेंस, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा m1SW प्लस MWSW अपॉन m1SW प्लस MWSW प्लस डेल्टा MS अपॉन MS प्लस डेल्टा थीटा F माइनस थीटा वन अपॉन डेल्टा, एक्चुअली ये माइनस आएगा एरर इक्वेशन में, लेकिन रैंडम एरर की बात हो रही है, अपॉन थीटा F माइनस थीटा वन प्लस, एक्चुअली माइनस आएगा लेकिन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा थीटा S माइनस थीटा F अपॉन थीटा S माइनस थीटा F। तो ये हमारी एक तरीके। नाउ अगर मास मेजरमेंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की वैल्यू अगर एक्यूरेट है फॉर एग्जांपल, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे और ये केवल एरर पैदा करेंगे। नाउ ये हो जाएगा लीस्ट काउंट एरर इन द थर्मामीटर। जो भी थर्मामीटर हम मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ लीस्ट काउंट होगा, तो उसका लीस्ट काउंट एरर, तो ये अगर उसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 डेल्टा थीटा की डेल्टा थीटा एफ प्लस माइनस डेल्टा थीटा वन, एक्चुअली डेल्टा थीटा एफ माइनस डेल्टा थीटा वन, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज रैंडम एरर की बात हो रही है, तो प्लस माइनस में होते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं भले ही, लेकिन रैंडम एरर्स ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा फाइनल माइनस थीटा वन प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 2 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा एस माइनस थीटा एफ। तो ये हमारा एरर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो हमें यहाँ परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है शीट में, प्लीज उसको देखिए एक बार। ठीक है, हाँ, अगला जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इस पर क्वेश्चंस आते हैं काफी बार, एंड इट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेंस ट्यूब। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब की मदद से मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या होता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जरा इसको समझते हैं। ये वैसे वेव्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। इसकी मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड पता करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने का ये एक्सपेरिमेंट है, उसको कैलकुलेट करने का। तो किया जाता है, एक इस तरीके से पिपेट लिया जाता है और पिपेट में लिक्विड भरा जाता है, जैसे वाटर, सिंपल वाटर। अब ये इसमें हम लेवल ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर टैप होता है, इस टैप से लेवल ऑफ वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब पहले क्या किया जाता है, टॉप तक बिल्कुल पानी भरा जाता है, बिल्कुल टॉप तक पानी भरा जाता है यहाँ, और टॉप तक पानी भरा जाता है और एक ट्यूनिंग फोक ली जाती है। ट्यूनिंग फोक डिवाइस होता है जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड पैदा करती है। तो ट्यूनिंग फोक ली जाती है, उसको मारा जाता है तो वो वाइब्रेट करती है, और वो ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, ये पानी की सरफेस के पास में लाई जाती है, ट्यूब के टॉप में लाई जाती है। तो इससे वाइब्रेशन पैदा होंगी, तो वो एयर में ट्रैवल करते हुए फिर पानी से टकराएंगी। नाउ तो यहाँ पर आपको हमें क्या दिखता है कि टॉप सरफेस जो है वो वाइब्रेट करने लगती है, इस तरीके से हिलने लगती है, टॉप वाली सरफेस ऐसे वाइब्रेट करने लगती है। नाउ फिर क्या किया जाता है, पानी का लेवल कम किया जाता है। ये
ये खोला जाता है टैप और पानी का लेवल डिक्रीज किया जाता है। तो पानी का लेवल जब डिक्रीज करने लगते हैं हम, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखने लगती है हमको, और वो ये कि जो हलचल होती है पानी की सरफेस पे वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आते जाता है, हलचल पानी की सरफेस पे कम होती जाती है, और एक पर्टिकुलर लेवल आने पे पानी की सरफेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली शांत हो जाती है। ट्यूनिंग फोक लगा रखी है हमने, लेकिन पानी की सरफेस बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल काम हो जाती है। तो जैसे ही वो आया तो वो लेंथ हम मेजर करेंगे, वो लेंथ है फॉर एग्जांपल L1। तो पहली बात, ये क्यों आ रहा है, पानी की सरफेस शांत क्यों आ रही है? होता क्या है, यहां से आने वाली साउंड इसकी पानी की सरफेस से टकरा के वापस जाती है, रिफ्लेक्शन होता है कुछ, और आने वाली साउंड और टकरा के वापस जाने वाली साउंड स्टैंडिंग वेव बनाती है, सेम फ्रीक्वेंसी की है। अब अगर इस जगह स्टैंडिंग वेव का नोड बन गया, डिस्प्लेसमेंट नोड, तो फिर ये जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये मतलब ये वाले पार्टिकल एक तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर रहे होंगे, और एयर के ये वाले पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं कर रहे होंगे, तो पानी के पार्टिकल्स को भी वो डिस्प्लेस नहीं कर रहे होंगे, पानी के पार्टिकल्स पर धक्का नहीं लगा रहे होंगे, तो पानी हमको शांत दिखेगा। तो ऐसा तब दिखेगा जब यहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। अब ये ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ओपन सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड नहीं होता है, वो थोड़ा सा बाहर होता है, यहां से ट्यूब से थोड़ा सा बाहर होता है, और इस गैप को बोला जाता है एंड करेक्शन। जो ट्यूब का एंड है और जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड जहां पर बन रहा है, वो उन दोनों के बीच के गैप को बोला जाता है एंड करेक्शन। तो यहां पर ये इस तरीके से, ये नोड इस तरीके से ये बनता है। तो यहां पर ये आ जाएगा L1, जो पहली लेंथ आएगी, प्लस E, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 एक तरीके से, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। नाउ फिर पानी के लेवल को चेंज किया जाता है, ये पानी का लेवल फिर और नीचे आएगा, हम टैप खोलेंगे तो फिर से हमें हलचल बढ़ती हुई दिखने लगती है। अब क्यों बढ़ती हुई दिखने लग गई? क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट नोड पे नहीं रहा हमारी पानी का सरफेस, नीचे जैसे आ गए तो अब डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड की तरफ जाने लगेंगे। तो ये हलचल बढ़ती है, मैक्सिमम पहुंचती है, और फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होने लगती है, और फिर से हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे हमको फिर से शांत पानी दिखने लगता है। तो फिर से शांत पानी दिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फिर से डिस्प्लेसमेंट का नोड बन चुका है। तो ये अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा केस आया होगा, और ये कुछ L2 लेंथ में आएगा, टॉप से L2 लेंथ पे ये वाला केस आएगा, जब दूसरी बार हमें पानी शांत दिखाई देगा। तो यहां पर L2 प्लस E, फिर से L2E ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगह डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड थोड़ा सा बाहर है। तो L2 प्लस E, दिस विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। फिर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये इसलिए कि एंड करेक्शन हमें गायब करना है, एंड करेक्शन हम मेजर नहीं करना चाहते फिलहाल। तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट, मतलब एक सिंगल वैल्यू से काम नहीं चलेगा। यहां आपको दो जगह शांत पानी ढूंढना पड़ेगा। दो जगह शांत पानी जो ढूंढेंगे उससे होगा ये कि इन दोनों लेंथ्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। सिंगल लेंथ लैम्डा बाई 4 या 3 लैम्डा बाई 4 नहीं होगी। L1 की वैल्यू लैम्डा बाई 4 नहीं है, या L2 की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4 नहीं है, लेकिन L2 माइनस L1 एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो इससे होगा ये लैम्डा इज इक्वल टू VW अपॉन F। तो यहां से VW की वैल्यू आ जाएगी 2F इंटू L2 माइनस L1। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक जो हमने यूज की है, और L2 और L1 हमने एक तरीके से मेजर कर लिए, मतलब ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड पता कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ साउंड हम पता कर सकते हैं। नाउ इसकी अगर एरर इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा VW अपॉन VW, 2 तो नजर नहीं आएगा, इट विल बी 2 डेल्टा F अपॉन F प्लस 2 डेल्टा L2 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1। नाउ ये फिर से इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा L2 माइनस L1, इट विल नॉट बी डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1, इट विल बी डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1। मतलब जो भी लीस्ट काउंट है वहां लेंथ मेजरमेंट का 2 इंटू डेल्टा L वो आएगा, और डिनोमिनेटर में हाँ L2 माइनस L1 ही आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो वो 2 डेल्टा L हो जाएगा। मतलब L2 की मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट है
प्लस L1 की मेजरमेंट जो लीस्ट काउंट है, क्योंकि ये रैंडम एरर्स हो रहे हैं, रैंडम एरर्स हैं यहाँ पर, तो रैंडम एरर्स हमेशा ऐड होंगे, सबट्रैक्ट नहीं होंगे कभी भी। तो इसलिए न्यूमरेटर में ये 2 डेल्टा L आएगा जब मैक्सिमम परमिसिबल एरर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी बात है जो कभी मतलब शायद पूछ ले या ना भी पूछे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ये हम फर्स्ट रेजोनेंस या सेकंड रेजोनेंस की जो लेंथ मेजर करते हैं, तो एक बार पानी गिरते वक्त मेजर कर सकते हैं और एक बार पानी डालते वक्त भी हम मेजर कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी हम टॉप लेवल से नीचे लाए थे पानी, तो हम ये भी कर सकते हैं कि पानी डालें और उससे फिर लेवल बढ़ता जाए और उससे फिर हम देखें कि कब पानी शांत हो रहा है, किस लेवल पे पानी शांत हो रहा है। तो वहां पर सेम रेजोनेंस दो अलग अलग लेंथ मेजरमेंट में एक तरीके से आ सकता है, एक राइजिंग और एक फॉलिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट 2 बार एक तरीके से सेम रेजोनेंस की मेजरमेंट 2 बार भी की जा सकती है, एक बार फॉलिंग लेवल में और एक बार राइजिंग लेवल में। दोनों से जो लेंथ आएगी उसका एवरेज लेंगे हम, तो वो L1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली ये वाले भी फॉलिंग और राइजिंग दोनों केसेस में जो लेंथ आएगी वो हम, ये ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए, हमारी आंखें जो हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर शांत हो रहा है पानी, वो उस बात को मिनिमाइज करने के लिए कि फॉलिंग लेवल पे हमको कहाँ पर पानी शांत दिख रहा है और राइजिंग लेवल पे कहाँ पे दिख रहा है, उससे दोनों की मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो उससे आपको जो वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो मिलेगी वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगी। तो वो भी किया जाता है। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट का टेबल बनाया हुआ है, यही रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो जो फ्रीक्वेंसी ली है उसकी ट्यूनिंग फोक, उसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है। नाउ 2 बार रेजोनेंस मेजर किया गया, फर्स्ट रेजोनेंस एंड सेकंड रेजोनेंस। नाउ पोजीशन ऑफ वाटर लेवल, तो यहां पर 2 टेबल बनाई हुई है इसमें, वाटर लेवल इज फॉलिंग एंड वाटर लेवल इज राइजिंग। तो दोनों केसेस में जब लेंथ मेजर करी गई तो फॉलिंग में फर्स्ट रेजोनेंस आया 23.9 सेंटीमीटर पे और राइजिंग में आया 24.1 सेंटीमीटर पे। तो जो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ हम जो लेंगे वो इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेंगे। तो एक तरीके से L1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 23.9 प्लस 24.1 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 24 सेंटीमीटर। तो L1 की वैल्यू एक तरीके से 24 सेंटीमीटर है। फिर L2 जो लेंगे वो जो राइजिंग का लेवल प्लस फॉलिंग का लेवल का एवरेज, तो वो निकल के आ जा रहा है, देखेंगे ध्यान से, तो 74 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ कैलकुलेट करें स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f0। f0 इज 340 इंटू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। तो 74 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर विच विल बी 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड यहां से आ जा रही है एक तरीके से 340 मीटर पर सेकेंड इस डेटा के लिए। इस पर और क्वेश्चन भी हैं शीट में, वो देख सकते हैं आप, आसान है सारे सवाल। हाँ, इसी क्वेश्चन के आगे और क्वेश्चन भी हैं जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिया है। हाँ, आगे देखेंगे इसमें। इफ ये क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट करने का इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इफ अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज प्लस माइनस 1% इज यूज्ड इन द रेजोनेंस ट्यूब मेथड and the first and second resonance length are 24.0 centimeter and 74.0 centimeter respectively. Find maximum permissible error in speed of sound. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो इक्वेशन होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ वेव इज 2 इंटू f0 इंटू L2 माइनस L1। तो डेल्टा VW अपॉन VW विल बी इक्वल टू डेल्टा f0 अपॉन f0 प्लस 2 डेल्टा L अपॉन L2 माइनस L1। ये हमने सीखा था अभी। तो यहाँ पर डेल्टा f0 अपॉन f0 की जगह हम लिख देंगे 1%, क्योंकि उसने दिया है कि 340 हर्ट्ज प्लस माइनस 1%, मतलब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में 1% का, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में 1% का एरर है, 1% ज्यादा कम हो सकती है, प्लस 2। अब लेंथ को अगर देखें तो उसने एक लेंथ दी है 24.0 सेंटीमीटर L1 और L2 दी है 74.0 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारा लीस्ट काउंट एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। तो डेल्टा L की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर से अगर देखेंगे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा 0.4%। तो 1% प्लस 0.4%, तो आंसर हो जाएगा 1.4%। तो इसका जो एरर आएगा VW की कैलकुलेशन में, मैक्सिमम परमिसिबल एरर विल बी 1.4%। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला एक्सपेरिमेंट है द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरीफाई करने का एक्सपेरिमेंट। तो ओम्स लॉ वेरीफाई करने का ये एक्सपेरिमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बोलता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यह एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर अपॉन करंट थ्रू द रेजिस्टर विल रिमेन कांस्टेंट, ये ओम्स लॉ बोलता है। तो इसके मेजरमेंट के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये यहाँ पर उसका सेटअप दिखा रखा है एक तरीके से, उसी चीज को यहाँ सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर एक बैटरी है हमारी, ये स्विच है, ये की है जो कि कंट्रोल करेगी हमारे सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करेगी सर्किट को। यहाँ पर एमीटर है, फिर यहाँ रेजिस्टर है और फिर यहाँ रियोस्टेट है। ये रेजिस्टर जो है ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टर्ड है, मतलब जो अननोन रेजिस्टर है एक तरीके से, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो यहाँ पर है। इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है जो कि वोल्टेज मेजर करेगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, और साथ में ये एमीटर है जो कि इसके थ्रू करंट को मेजर करेगा। नाउ ऑब्वियसली वोल्ट मीटर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का लिया जाएगा और एमीटर बहुत कम रेजिस्टेंस का लिया जाएगा। आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये इसी सर्किट में दिखा रखा है, जैसे देखेंगे आप, तो ये की है हमारी, ये बैटरी है, यहाँ पर ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर में ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस कनेक्टेड है, फिर यहाँ से वायर आई है और ये एमीटर के थ्रू गई है और ये फिर की में कनेक्टेड है। तो ये एमीटर है हमारा, ये वाला डिवाइस, और ये वाला डिवाइस हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेटअप होता है। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, आप ये रियोस्टेट को वेरी करेंगे। रियोस्टेट को वेरी करने से हमारे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस चेंज करेगी, और सर्किट की नेट रेजिस्टेंस चेंज करेगी तो सर्किट में करंट चेंज करेगा। मतलब आपको एमीटर में अलग अलग वैल्यू मिलेगी रियोस्टेट जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, और करंट की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की भी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो आप रियोस्टेट को एक तरीके से कंट्रोल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर में आपको वैल्यूज मिलेंगी, और उसकी हम टेबल बनाएंगे और देखेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। तो अगर मैं डेल्टा V को y एक्सिस में रखूंगा और I को x एक्सिस में रखूंगा, तो यहां पर जब प्लॉट करेंगे इसको, तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अगर उल्टा किया आपने कि यहां करंट को रखा और यहां पोटेंशियल डिफरेंस को रखा, तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो 1/r के बराबर आएगा। तो वो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे वो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन पर बेस्ड। तो क्वेश्चन पूछा, इफ EMF ऑफ द बैटरी इज 100 volt, then what was the resistance of the rheostat adjusted at reading 2 second reading में, that is at current is equal to 2 ampere and V is equal to 20 volt। तो पहली बात तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट की और एक जो फिक्स रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस ग्राफ के स्लोप से पता कर सकते हैं। तो y एक्सिस में I है और x एक्सिस में V है, तो I विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। तो यहां पर से आप देखेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो 1/r के बराबर आएगा। तो इसका स्लोप आप देखें ध्यान से, तो वो सिंपली आ रहा है 1/10। तो 1/10 इज 1/r, तो मतलब r इज इक्वल टू 10 ओम। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, उसकी रेजिस्टेंस जो है इट इज 10 ओम। जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 10 ओम। नाउ ये अगर देखेंगे 10 ओम उसकी रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ कि EMF ऑफ द बैटरी दी हुई है 100 वोल्ट, देन व्हाट वाज द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। तो अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल ये हो रहा है
फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ईएमएफ ऑफ द बैटरी दे रखा है 100 वोल्ट। इसका मतलब डेल्टा वी अक्रॉस रियोस्टेट इट विल बी 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट का उसके अक्रॉस पोटेंशियल फॉल होगा। सिंपल ओम्स लॉ, मतलब किरचॉफ्स लॉ हम बात कर रहे हैं कि भाई टोटल पोटेंशियल गेन इन द सर्किट इज 100 वोल्ट, देन टोटल पोटेंशियल फॉल शुड ऑल्सो बी 100 वोल्ट। उसमें से 20 वोल्ट फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस फॉल हो रहा है, तो 80 वोल्ट होगा रियोस्टेट के अक्रॉस फॉल, और उस वक्त करंट है 2 एम्पियर का। तो जो डेल्टा वी होगा ये होगा आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इन दिस केस। तो यहां पर से देखेंगे आई तब एक तरीके से कितना है 2 एम्पियर दे रखा है। तो 2 एम्पियर अगर ये है तो तब रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट उस मोमेंट पे हो जाएगा 40 ओम, मतलब वो वाली रीडिंग में रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट है 40 ओम। हाँ, जैसे ये अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में है इफ बाय मिस्टेक एमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू दी रेजिस्टेंस देन आईवी कर्व का क्या होगा। तो अब नॉर्मली जो एमीटर होना चाहिए था वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो सीरीज में होना चाहिए था, यहाँ पे या यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से पैरेलल में आ गया है। तो हमें बताना है कि करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व कैसा दिखेगा। ये 4 ऑप्शन है। तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो जो भी करंट आएगा यहाँ से वो ज़्यादातर करंट एमीटर से चला जाएगा, और एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और बहुत कम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, क्योंकि आर जो होती है आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इट इज स्मॉलर देन बोथ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सिस्टम की एमीटर की रेजिस्टेंस से भी कम होगी। तो मतलब एंटायर सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करीब करीब केवल रियोस्टेट की रेजिस्टेंस के बराबर होगी। नाउ तो इसका मतलब अब अगर आप रियोस्टेट की वैल्यू चेंज भी करेंगे तो उससे करंट इन द सर्किट चेंज करेगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर चेंज नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही बहुत कम। देयर इज वेरी वेरी लेस पोटेंशियल फॉल अक्रॉस दिस सिस्टम। व्हाई? बिकॉज ये जो करंट आएगा ये करंट ये एमीटर से गुजर जाएगा सारा, और एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर करंट बढ़ता भी है उसकी रेजिस्टेंस इतनी कम है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल फॉल बहुत कम होगा। तो इसलिए जब आईवी ग्राफ एक तरीके से ड्रॉ करेंगे इसका, आई वाई एक्सिस में आई और एक्स एक्सिस में वी अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे यहां पर, तो फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, तो करंट की वैल्यू ज्यादा कुछ चेंज होगी नहीं। तो सॉरी, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होगी। करंट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अगर रियोस्टेट 0 कर दिया तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और रियोस्टेट अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस, ये इसके अक्रॉस, जो क्योंकि अब वोल्ट मीटर एक तरीके से एमीटर के अक्रॉस का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो एमीटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरी वेरी लेस। तो वो वोल्टेज में ज्यादा चेंज आएगा नहीं, लेकिन करंट में कितना भी चेंज आ सकता है। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, सी वाला ऑप्शन। नाउ इसी टाइप का ये दूसरा सवाल जो है, इसमें भी हमने गलती से सर्किट गलत बना दिया है, और यहां इस बार क्या किया है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने की जगह रेजिस्टर के अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगा दिया गया है। अब बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि वोल्ट मीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस चेंज भी करेंगे तब भी सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही रहेगी, और सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी तो सर्किट में करंट बहुत कम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V मेजर करेगा एक तरीके से, वो जो भी मेजरमेंट देगा करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। तो करंट अब जैसे आपने अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, करंट बहुत कम हो गया, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा वो भी काफी कम होगा। तो जब करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड भी कम होगा, लेकिन करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता इस सर्किट में, क्योंकि इस सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए करंट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वो जो दिखाएगा वो ज्यादा हो सकता है, वो
वो कितना भी चेंज कर सकता है, वो डिपेंडिंग ई की वैल्यू पे, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा वो दिखा नहीं सकता, ई से ज़्यादा वो रीडिंग दिखा नहीं सकता। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 से लेकर ई तक आ सकती है, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। हाँ, ओम्स लॉ से ही रिलेटेड एक दूसरा भी हम एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कर सकते हैं, वो है टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस होती है रो एल अपॉन ए, अगर याद हो आपको। अगर एक सिंपल सी एक रॉड या वायर टाइप का मटेरियल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी लेंथ अगर एल है, उसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है, तो आर हो जाती है रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू हो जाएगी आर ए अपॉन एल। नाउ आर हम मेजर कर सकते हैं ये ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से, जो स्लोप वगैरह से आया। एरिया ऑफ द वायर हम मेजर कर सकते हैं डायमीटर मेजर करके, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डायमीटर ऑफ द वायर हम मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से, एंड लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो फिर यहां से हम रो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रो, रेजिस्टिविटी के कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा, तो डेल्टा रो बाई रो will be equal to delta r by r plus 2 delta d by d plus delta l by l। तो मतलब ये रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में और लेंथ और डायमीटर के मेजरमेंट से हम ये एक तरीके से पता कर सकते हैं। अब ये r जो हो जाएगा, r भी बहुत बार क्या होगा, ये v अपॉन आई जो अभी देखा था हमने, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। तो ये डेल्टा r अपॉन r की जगह आ जाएगा डेल्टा v अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। वैसे डिनोमिनेटर में आई, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात हो रही है, तो वो ऐसा लिखा जा सकता है। तो जो इक्वेशन बन जाएगी एरर इक्वेशन इसकी, रो के कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आ सकता है, डेल्टा रो अपॉन रो, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। जैसे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 10.0 वोल्ट। तो डेल्टा वी मतलब जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो 10.0 वोल्ट दे रखा है, तो 0.1 उसका लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा वोल्टेज मेजरमेंट का। तब करंट मेजर किया गया है 1.00 एम्पियर, तो इसका लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा 0.01 एम्पियर। द लेंथ इज फाउंड टू बी 10.0 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा लेंथ मेजरमेंट का। एंड डायमीटर इज मेजर टू बी 2.50 मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा डायमीटर की मेजरमेंट का। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो हमने देखा अभी, डेल्टा रो अपॉन रो विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये यूज करेंगे इस एरर इक्वेशन को और देखेंगे जरा। तो डेल्टा वी अपॉन वी इट विल बी 0.1 अपॉन 10 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई विल बी 0.01 अपॉन 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल विल बी 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी विल बी 0.01 अपॉन 2.5। तो 0.01 अपॉन 2.5, ठीक है। तो ये हमारे अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। तो ज़रा कैलकुलेट करें ध्यान से। ये पहले वाले से आया 1%, फिर दूसरे वाले से भी आया 1%, फिर तीसरे वाले से भी आया 1%, और चौथे वाले से 2 अपॉन 2.5, 20 अपॉन 25, 4/5 मतलब 0.8%। तो फाइनल आंसर जो होगा इट विल बी 3.8%। तो 3.8% का मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हाँ, बाकी एक्सपेरिमेंट्स मैंने करवा दिए हैं। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आई थिंक मैंने उसी के साथ जब रेगुलर थ्योरी पढ़ाई थी उसमें डिटेल में बात की थी मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट वहाँ डिटेल में बात की है मैंने, फिर से मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। एंड ये जो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट थे, ऑप्टिकल बेंच वाले एक्सपेरिमेंट्स, वो भी मैंने इससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वो कराए हैं। तो वो
जी की ऑप्टिकल बेंच में जो फोकल लेंथ मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें 1/v मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और लेंस होगा तो 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f सिंपली यूज होता है। बाकी थियरी मैंने प्रोवाइड की है आपको मटेरियल में, प्लीज उसको एक बार पढ़िए, उसमें से कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू।